है। आगामी 2-4 दिनों में ही हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तिथि का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन इस चौसा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हम बक्सर के युवा इस वर्तमान शासन से, सरकार से ये मांग करते हैं, उद्घाटन की तिथि घोषित करने से पहले आप बक्सर के नौजवानों को ये बताइए कि चौसा पावर प्लांट में बक्सर के कितने प्रतिशत युवाओं को आप रोजगार का अवसर देंगे, कितने प्रतिशत नौजवानों को बक्सर के वहां परमानेंट नौकरियों में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सवाल है बक्सर के युवाओं का। बक्सर के विकास में सबसे बड़ी चुनौती आज की वर्तमान सरकार है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसके पास विकास को लेके कोई विजन नहीं है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से पर्यटन को लेके यहाँ सुनते आ रहे हैं कि बक्सर में पर्यटन को डेवलप किया जाएगा, लाइट एंड साउंड चालू किया जाएगा। ये सब क्या सिर्फ एक मांग बन के ही रह जाएगी? ईश्वर के आशीर्वाद से यदि हम लोगों को मौका मिलेगा तो आने वाले दिनों में बक्सर के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा। बताएंगे नहीं आपके क्या करेंगे? आपको बताया तो कि सबसे पहले तो बक्सर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ना। आज जब आप प्राथमिक केंद्रों पे जाते हैं, आप मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल जाके स्कूलों की स्थिति तो देखिए आप, तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकते हैं, तब तक किसी भी जिले का, राज्य का विकास संभव नहीं है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे युवा नेता के साथ जो लगातार पिछले कई सालों से बक्सर की राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और बक्सर के विभिन्न मुद्दों पर हमेशा ये मुखर होकर के सामने आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय। चूंकि बिहार में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। तमाम पार्टियों से प्रत्याशी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच पंकज उपाध्याय की भी चर्चा कांग्रेस से हो रही है। आइए सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। बक्सर ऑनलाइन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि आप युवा हैं और राजनीति में कब आए और राजनीति में जुड़ने का, आने का, चूंकि आप चाहते तो पढ़े लिखे हैं तो नौकरी वगैरह भी कर सकते थे, चूंकि आपके मित्र आप बताते हैं कि कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो राजनीति में आने का क्या आपका विजन रहा? क्यों आए? क्या कारण रहा? कब आए? ये हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति के प्रति हम लोगों का रुझान रहा और हम लोग जिस समय हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे, उस समय वाराणसी यूपी कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग। उस समय हम लोग छात्र संघ के चुनाव में, डिग्री कॉलेज के, हम लोग कॉलेज बंक करके छात्र संघ के चुनाव में जाया करते थे। तो बचपन से ही राजनीति के प्रति एक आकर्षण और लगाव रहा है और छात्र जीवन से ही हम लोग पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या राजनीति रही? हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही है। हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे और हम लोग पढ़े लिखे, हायर एजुकेशन हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ली और वहाँ भी विश्वविद्यालय में ही हम लोग छात्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े रहे। वहाँ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। तो हम लोग लगातार अपनी, मतलब कहा जाए तो एक मैट्रिक पास करने के बाद से ही राजनीति के प्रति एक आकर्षण और लगाव था, जो अभी तक निरंतर बना हुआ है। और छात्र राजनीति विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हम लोग बक्सर आए और बक्सर की राजनीति में बक्सर में कब से सक्रिय हैं? बक्सर हम लोग 2013 में जब विश्वविद्यालय हम लोग छोड़े तो 2014 से बक्सर में पूर्ण रूप से राजनीतिक जीवन में इन्वॉल्व हुए। तो बक्सर आने का क्या आपके उसके पीछे क्या कारण रहा, क्या सोच रहा? क्योंकि आप जब विश्वविद्यालय की राजनीति करें तो आप चाहते तो किसी और अन्य जगह से भी आप राजनीति भी छात्र नेता को विश्वविद्यालय की राजनीति और छात्र राजनीति तभी तक शोभा देती है जब तक आप उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। विश्वविद्यालय से बाहर निकलने के बाद हमेशा यदि आप वहीं इन्वॉल्व रहिएगा तो आने वाले छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बक्सर आपने क्यों चुना? बक्सर हमारी मातृभूमि है, हम मझरिया के रहने वाले हैं। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है, यही यहाँ से ही सब कुछ है। अपना घर यहाँ है, परिवार यहाँ है, अपना सब कुछ यहाँ है। तो बक्सर को ही हम लोगों ने शुरू से ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है और आगे भी अपनी कर्म भूमि के रूप में बक्सर को ही हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, तो 2013 से आप, जैसा कि आपने बताया कि बक्सर की राजनीति में है, सक्रिय हैं, तो अब तक क्या कुछ बदला है और
क्या कुछ नहीं बदला है? कि हम लोग बक्सर की राजनीति में जब से इन्वॉल्व हैं, बक्सर के युवाओं के लिए कोई ऐसी ठोस पहल सरकारों के द्वारा नहीं अभी तक देखने को मिली है। और खास करके बक्सर में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके वर्तमान सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों में हम लोगों को किसी प्रकार का एक अलग विकास या अलग विजन ही नहीं दिखाई दिया। इस सरकार का क्या विजन है, सरकार युवाओं को क्या करना चाहती है, युवाओं के लिए कुछ भी अलग तरह का वर्तमान सरकार में हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, दौरा करते हैं, युवाओं के कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो युवाओं का सबसे अधिक किस तरह की शिकायतें आपसे रहती हैं, क्या समस्याएं वो में बता पूरे बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पलायन, रोजगार और शिक्षा है। आज जैसे ही हम लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जैसे ही युवा तैयार होता है, तो बिहार की उच्च शिक्षा की व्यवस्था काफी निचले पायदान पे है। आज जैसे ही आप उच्च शिक्षा के लिए आगे आते हैं तो आपको पलायन होकर बिहार से बाहर जाना पड़ता है, अन्य राज्यों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही आप रोजगार के अवसर तलाशते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में भी आपको बिहार से पलायन का ही दंश झेलना पड़ता है और रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं के लिए कोई सार्थक प्रयास पिछले 10 से 15 वर्षों में नहीं किया गया है, जिसके कारण आज बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से बिहार पिछले पायदान पे खड़ा है, बिहार के छात्र जो यहाँ से बाहर निकल के जाके तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, आज वो पूरे देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं। आप किसी भी राज्य में जाइएगा, वहाँ के सर्वोच्च पदाधिकारियों की जब एक बार आप आंकड़ा निकालिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है आपको बिहार के नौजवान मिल जाएंगे। लेकिन बिहार की व्यवस्था आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई। ये कहीं ना कहीं बिहार के 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार जी इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आप पलायन की बात कर रहे हैं, तो बक्सर में ही चौसा में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है, तो अब तो बक्सर से तो जो बेरोजगारी है बक्सर का तो मिट जाएगा। 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद बक्सर में चौसा पावर प्लांट बन के तैयार हो गया है। आगामी 2-4 दिनों में ही हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तिथि का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन इस चौसा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हम बक्सर के युवा इस वर्तमान शासन से, सरकार से ये मांग करते हैं, उद्घाटन की तिथि घोषित करने से पहले आप बक्सर के नौजवानों को ये बताइए कि चौसा पावर प्लांट में बक्सर के कितने प्रतिशत युवाओं को आप रोजगार का अवसर देंगे, कितने प्रतिशत नौजवानों को बक्सर के वहां परमानेंट नौकरियों में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सवाल है बक्सर के युवाओं का। बक्सर के युवा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए बक्सर में एक विश्वविद्यालय चाहते हैं, बक्सर में एक बढ़िया महिला महाविद्यालय चाहते हैं, एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना होनी चाहिए। आज इंटरमीडिएट पास करने के बाद बक्सर में जितने छात्रों की संख्या है उस हिसाब से तो यहाँ सीटें ही नहीं है कि यहाँ के लड़के यहाँ कॉलेजों में पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं सरकार का इस पे ध्यान होना चाहिए और बक्सर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना और बक्सर के युवाओं को चौसा पावर प्लांट में रोजगार दिलाने तो की पहले ही घोषणा इसका हो चुका है कि बक्सर में चौसा पावर प्लांट में बक्सर के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, कहाँ घोषणा हो गई है? कौन सी? मोदी जी भी बक्सर के मोदी जी ने तो 15 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी जी ने घोषणा की कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देश के नौजवानों को दिया जाएगा। तो 2 करोड़ रोजगार के नाम पे तो पूरे देश के नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन बक्सर के नौजवान आज चौसा पावर प्लांट में ये मांग अपनी कर रहे हैं कि आप बक्सर के कितने प्रतिशत नौजवानों को चौसा पावर प्लांट में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये सवाल आज इस देश के प्रधानमंत्री से, इस राज्य के मुख्यमंत्री से बक्सर के नौजवान कर रहे हैं। अच्छा पंकज जी, आप लगातार जो है स्वास्थ्य की बदहाली पर हमेशा से सरकार को घेरते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि सदर अस्पताल में भी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो या फिर वहां पर किसी तरह का कोई भी मामला हो तो आप वहां पर सड़क पर जाकर के धरना भी देते हैं, विरोध भी करते हैं, पुतला दहन तक आपने किया है। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो बक्सर का है उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा? की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से बक्सर के पूर्व सांसद अश्वनी चौबे जी
जिम्मेदार हैं, जो 10 वर्षों तक इस देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे। यदि उनके भीतर थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती कि बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तो हमें लगता है कि सरकार में वो इस कद पे थे कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी अस्पताल का उद्धार कर सकते थे, उसे डेवलप कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर बक्सर के प्रति किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसके कारण आज बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था इस हाल में है। आपके अनुसार बक्सर की न तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, न शिक्षा में कोई सुधार हो पाया है, न ही बेरोजगारी और पलायन को लेकर के किसी तरह का कोई कार्य किया गया है। तो अब ये बताइए, आप अपना विजन बताइए कि यदि आप भी राजनीति में हैं, तो आपको यदि मौका मिलता है तो आप किस तरीके से इन चीजों को सुधार पाएंगे? आने वाले दिनों में सबसे पहले यदि बक्सर में हम लोगों को कुछ करने का काम की जिम्मेदारी मिलती है, तो बक्सर की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी, और बक्सर के युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, यही हमारी प्राथमिकता होगी। तो मतलब मूड बना लिए हैं कि चुनाव में आपको इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य जी बिल्कुल, हम लोग पार्टी के भीतर अपनी मांग को भी रख रहे हैं, और हमें ये विश्वास है, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता जिस प्रकार से युवाओं को राजनीति में ले आ रहे हैं, आने वाले दिनों में यदि हम लोगों को पार्टी मौका देती है, तो निश्चित तौर पे बिहार के साथ साथ बक्सर का एक नए विजन और एक नए तरीके से बक्सर को बढ़िया ढंग से विकसित किया जाएगा, और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग इन बातों को याद रखेंगे कि बक्सर में किस प्रकार से विकास किया गया। बक्सर के विकास में सबसे बड़ी चुनौतियां किसे आप मानते हैं? बक्सर के विकास में सबसे बड़ी चुनौती आज की वर्तमान सरकार है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसके पास विकास को लेके कोई विजन नहीं है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से पर्यटन को लेके यहाँ सुनते आ रहे हैं कि बक्सर में पर्यटन को डेवलप किया जाएगा, लाइट एंड साउंड चालू किया जाएगा। ये सब क्या सिर्फ एक मांग बन के ही रह जाएगी? जब सत्ता में रहते हैं वो भी यही मांग करते हैं, विपक्ष में रहते हैं वो भी यही मांग करते हैं। आज अगर पर्यटन के रूप में बक्सर को डेवलप किया जाए, तो यहाँ अनेकों रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे, और बक्सर बिहार के मानचित्र पे अपनी शोभा बढ़ाएगा। आज आप भभुअर में जिस प्रकार से वहाँ पोखरा है, पचकोस परिक्रमा होती है, वहाँ के अगर तालाब को अच्छे रूप से एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको डेवलप कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के, वहाँ के ग्रामीणों में एक रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और बक्सर की खूबसूरती भी बढ़ेगी, और बक्सर पर्यटन के रूप में डेवलप हो सकता है। नदाओं में तालाब है, नदाओं में पचकोस परिक्रमा होती है, यदि वहां भी पर्यटन के रूप में उसको डेवलप किया जाए, पचकोस परिक्रमा को सिर्फ यदि पर्यटन के रूप में अच्छे तरह से विकसित कर दिया जाए, तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, कहा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मिनी काशी के तौर पर भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मिनी काशी के तौर पर बक्सर को विकसित कभी नहीं चाहते कि बक्सर को काशी या बनारस बना दिया जाए, बक्सर को बक्सर ही रहने दिया जाए। बक्सर को एक आधुनिक बक्सर का रूप देने की जरूरत है। हम लोग जिस समय छात्र राजनीति में थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस समय भी वाराणसी को क्योटो बनाने की बात सरकार द्वारा की जा रही थी। तो बनारस के लोगों ने भी कहा कि हमें काशी ही रहने दीजिए, क्योटो मत बनाइए। तो बक्सर को भी आप बक्सर ही रहने दीजिए, आधुनिक बक्सर बना के दिखाइए ना। बक्सर की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करिए, बक्सर में पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। बक्सर के विकास को जिस प्रकार से कर सकते हैं, सिर्फ नाम बदल देने से और ये कर देने से कोई चीजें नहीं आने वाली। अच्छा, पार्टी के मैनिफेस्टो की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो जो पार्टी का जो निर्देश रहेगा उसको तो आप करेंगे ही। आपके पास क्या एजेंडा है बक्सर के विकास को लेकर के? कुछ एजेंडा जो है जनता को गिनाइए आप। जी, आने वाले दिनों में हम लोग बक्सर की मूलभूत समस्याओं से अवगत हैं, और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। इन चीजों को भविष्य में रहने दिया जाए, ईश्वर के आशीर्वाद से यदि हम लोगों को मौका मिलेगा, तो आने वाले दिनों में बक्सर के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा। बताएंगे नहीं आप कि क्या करेंगे? आपको बताया तो कि सबसे पहले तो बक्सर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ना। आज जब आप प्राथमिक केंद्रों पे जाते हैं, आप मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल जाके स्कूलों की स्थिति तो देखिए आप, तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकते हैं, तब तक किसी भी जिले का, राज्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप जितना ज्यादा सुदृढ़ करेंगे, आपके क्षेत्र का उतना ज्यादा विकास होगा। क्या लगता है कि नीतीश के राज में, सुशासन के सरकार में अधिकारी जो हैं वो काफी जनता का शोषण कर रहे हैं इस बार?
जी देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार तो अधिकारी ही चला ही रहे हैं, ये तो पूरा बिहार जानता है। नीतीश कुमार जी कभी ऐसी स्थिति में भी चले जाते हैं कि अचेतावस्था में रहते हैं, कभी गलत चीज़ें कर जाते हैं, मीडिया के सामने भी कई बार वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि उनकी मानसिक स्थिति पे भी सवाल उठता आया है। तो कहीं न कहीं यदि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति आपके प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार तो उनके पीछे बैठे लोग ही चला रहे हैं। तो ये कहने से कहीं गुरेज नहीं है कि सरकार यहाँ के कुछ गिने-चुने अफ़सर ही चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो सिर्फ़ मुखौटा हैं। जनता कितनी परेशान है? आप जनता में अब रहते हैं, तो इसलिए बताइए। जनता परिवर्तन चाह रही है, आने वाले दिनों में 2 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव है और हमें जहाँ तक लगता है पूरे बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता पंकज उपाध्याय, जिन्होंने दावा किया कि इस बार जनता, बिहार की जनता बदलाव की मूड में है और बक्सर समेत पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है।